हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लगातार मीडिया स्टार वर्ल्ड पर वेस्ट एशिया यानी जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो हो रही है उसकी अपडेट हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं। इसमें मैं हर दिन एक लाइव प्रोग्राम दिन में 12:30 बजे, एक किसी एक्सपर्ट से इंटरव्यू और एक रात में जो नजर दुनिया पर कार्यक्रम है वो मैं दे रहा हूं और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है, इसलिए कि हम हकीकत बहुत नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि नतीजा आप निकाल सकें। आज एक बड़ी खबर के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। फिलिस्तीन में, गाजा में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल दादोह की फैमिली के 4 लोगों के कत्ल की खबर है। आखिर इजराइल पत्रकारों को क्यों मार रहा है? इससे पहले कई और पत्रकार, आधे दर्जन से ज्यादा पत्रकार गाजा में मारे जा चुके हैं। कई मीडिया ऑफिस को भी तबाह किया जा चुका है। आखिर ज़ायनिज्म का जो शिद्दत पसंद यहूदी, जिस नजरिए को ज़ायनिज्म कहते हैं या उर्दू में सहयूनियत कहते हैं, उसके टेररिज्म के क्या क्या तरीके हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से। अब से पहले भी आपने शमसुल इस्लाम साहब को बहुत बार हमारे चैनल पर भी और दूसरे चैनल्स पर जरूर सुना होगा, और वो अपनी बात बहुत ही एविडेंसेस के साथ, तारीखी हकायक को पेश करते हैं, नजरियात को किताबों के जरिए पेश करते हैं, और वो ऐसा गैर मामूली आर्गुमेंट होता है जिसको कोई नहीं तोड़ पाता। कई बार वो चैलेंज कर चुके हैं, चाहे वो आरएसएस का मामला हो या ज़ायनिज्म का मामला हो या मुसलमानों से जो जोड़ करके टेररिज्म को जोड़ा जाता है, मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म के बारे में वो अक्सर बहुत खुल करके अपनी राय रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी गाजा से जो ये बहुत ही गैर मामूली अजीब सी खबर आई है कि एक पत्रकार जो काफी सीनियर है, उनकी तस्वीर आई है। कम से कम 50 साल उनकी उम्र है, 50 साल से ज्यादा, और वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके फैमिली के, इमीडिएट फैमिली के 4 लोग मारे गए हैं। और अब से पहले भी कुछ पत्रकारों ने बताया था कि मैं रिपोर्टिंग के लिए निकला था, मेरा घर तबाह हो गया, मैं अब बेघर हूं। तो अभी ये बताइए कि ज़ायनिज्म का जो टेररिज्म का तरीका है वो किस किस को लपेट में ले सकता है, कहां कहां तक जा सकता है, उनके क्या क्या हीनियस क्राइम के क्या क्या तरीके हैं? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। और हमने जिन दिनों में रह रहे हैं, चाहे अपने मुल्क के अंदर या सारी दुनिया से जो सुन रहे हैं, बहुत शर्मनाक, बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक हालात हैं। और इजराइल और ज़ायनिस्ट ने फ़लस्तीन के साथ जो किया, अरब देशों के साथ जो किया और आज जो कर रहा है, उसके बारे में एक बहुत शर्मनाक स्थिति जो खास तौर पे भारत का जो मीडिया है उसके संदर्भ में यह है कि वहाँ ये तस्वीर पेश करके उसको फैलाया जा रहा है कि हमास जो है आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और इजराइल सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहा है। जबकि इजरायली मीडिया और दुनिया के बहुत सारे ईमानदार यहूदी पत्रकार जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसको खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हालात बनाए हैं ये ज़ायनिज्म ने बनाए हैं, ये सहूनियत ने बनाए हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो तक ने कहा है कि हमास ने जो किया है वो उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक पीछे की पृष्ठभूमि है। और ये बात मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, वो जो खून बहाया गया बच्चों का, औरतों का, वो बिल्कुल शर्मनाक था। वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी इंसानियत, और कम से कम किसी मजहब के नाम पर तो, इस्लाम के नाम पर तो वो नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आप उसको
अगर आप उसको, उसका बैकग्राउंड, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप जो है जो शिकार हुए हैं उनको आप हत्यारा और उनको परपेट्रेटर बना देंगे, और जिसकी वजह से वो हो रहा है वो उसको आप बुला देंगे, और ये सही नहीं होगा, ये इंसाफ की तलाश में सही नहीं होगा। आपने सवाल उठाया एक बहादुर जर्नलिस्ट का, और जर्नलिस्ट हमेशा बहुत बहादुरी का काम किया। वो भारत के जो आमतौर पर जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जिनको ये कहा जाता है अगर ये चल रहे हैं कि रुक जाओ तो वो बैठ जाते हैं, बैठ जाने को कहा जाए तो लेट जाते हैं, लेटने को कहा जाए तो कपड़े उतारने को तैयार हो जाते हैं। ये उस तरह के जर्नलिस्ट भारत में भी सारे उस तरह के नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जिनका आज कंट्रोल है वो सारे उस तरह के हैं। लेकिन दुनिया में तो इस तरह के दलाल, इस तरह के बिकने वाले, इस तरह के शराब अय्याशी के शिकार जर्नलिस्ट बहुत कम है, और वो जाने दे रहे हैं। और उसकी एक मिसाल है वायल दादो, 50 साल से कम उम्र के हैं। उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बिटिया और उनका पोता या नवासा, मुझे लगता है कि नवासे हैं क्योंकि अंग्रेजी में ये ग्रैंड सन जो होता है वो बता नहीं पाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नवासे हैं। वो शहीद कर दिए गए, और वो किसी हमास के मेंबर नहीं थे, वो एक जर्नलिस्ट के परिवार के थे और एक शिविर में रहते थे, एक शरणार्थी शिविर के अंदर रहते थे। और ये जो पत्रकार थे ये ड्यूटी पर गए हुए थे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने वहां से भागने का तय नहीं किया था। ये अल जजीरा के जो ब्यूरो है, जो गाजा का ब्यूरो, उसके चीफ थे, ये ट्रांसफर ले सकते थे, ये चुप होकर बैठ सकते थे। ये जो है यूनाइटेड नेशन से पनाह मांग सकते थे, लेकिन वहां तो यूनाइटेड नेशंस के लोग भी मारे गए नहीं, ये जमीन पर रहे। और जिस वक्त उनके परिवार को शहीद किया गया तो वो ड्यूटी पर थे, वो कवर कर रहे थे कि एक छोटे से बच्चे का जिसका बम से सर फाड़ दिया गया था, उसकी तस्वीर वो दिखा रहे थे, उसकी स्टोरी वो बता रहे थे। और इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये जर्नलिस्ट कोई इंग्लैंड अमेरिका से पढ़कर नहीं आए थे, ये फिलिस्तीन के अंदर ही पढ़े थे। और ये हाई स्कूल के डिप्लोमा करने से पहले इनको 7 साल, जब ये शायद 18 साल के थे, जब इनको 7 साल इजराइल की जेलों में थे, इन्होंने डिप्लोमा, यानी ये जो उनका हाई स्कूल डिप्लोमा है, इन्होंने जेल में रहकर तय किया था। उसके बाद के डिप्लोमे भी इन्होंने लैंग्वेज के अंदर, वो जेल के अंदर रहकर ही तय किए। ये किस तरह का शख्स था, ये इनके जिस्म के अंदर खून दौड़ता था और इनके दिल के अंदर लोगों का प्यार था। ये आयरन मैन नहीं थे जिसकी हम आजकल बहुत पूछते हैं कि लोह पुरुष, ये लोह पुरुष नहीं थे, ये सामान्य इंसान थे जिनका दिल धड़कता है, दुख से आंखें रोती हैं, फिर वो दुखों का जो कत्ल हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी स्टोरी सुनाते थे। और खुद अपनी फैमिली, उनकी फैमिली ने भी कीमत चुकाई है। तो ये इस तरह के लोग हैं जो इजराइल के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। एक और बात यह है कि आमतौर पर जो अंग्रेजी के अखबार है, और खासतौर पर हिंदी के अखबार, तो खासतौर पर हमास आतंकवादी है और इजराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहा है। तो इसके लिए जनाब, मैंने आपके चैनल के लिए, काजमी साहब, मैंने एक रपट खोजी है, सरकारी रपट है यूनाइटेड नेशंस की। ये जो रपट है, ये यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बनाई थी, यूनाइटेड नेशंस कमेटी, यूएन कमिश्नर टू पैलेस्टाइन के जरिए कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने 1 अक्टूबर सन 1948 को एक रिपोर्ट पेश की थी, 1 अक्टूबर सन 1948 को। और इसमें सन 1944 से लेकर सन 1948 तक ज़ायनिस्ट ने जो कत्ले आम किए हैं, जो बलात्कार किए हैं, जो टेररिज्म की बुनियाद डाली है, यानी आज हम क्या जानते हैं, आईईडी टेररिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। आईईडी क्या होता है? अपने घर पर बनाए हुए हथियार। ये आईईडी शुरू किए यहूदी आतंकवादियों ने। बसों को उड़ाना, रेलवे स्टेशन को उड़ाना, रेलगाड़ियों को उड़ाना, पेट्रोल की लाइंस को उड़ाना, इंग्लैंड के सिपाहियों को, इंग्लैंड जिसके पास फिलिस्तीन को चलाने की जिम्मेदारी थी दूसरे विश्व के बाद, उसके सैकड़ों सिपाहियों को मार देना।
जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमेरिकी सिपाही आए हुए थे, उनको मार देना, उनको मार देना, अरब औरतों के साथ बलात्कार करना। ये जो रपट है, ये जो ब्यौरा है आतंकवादी कार्रवाइयों का, आतंकवादी जुर्मों का, यहूदियों के यानी ज़ायनिस्ट के, उसका ब्यौरा यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने पेश किया। ये रिपोर्ट 1 अक्टूबर 1948 को शाये की गई, रिलीज की गई। इसको बनाने के अंदर राल्फ बुश, जो यूनाइटेड नेशंस के कमिश्नर थे फलस्तीन मामलों के, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे पहले जो थे काउंट फोक बर्नाटे, ये नाम शायद तलफ़ुज़ करने के अंदर, प्रोनाउंस करने में शायद कुछ, क्योंकि फ्रेंच नाम है ये, तो ये इसको मेरी तरफ से कोई गलती हो सकती है। उनकी हत्या की थी ज़ायनिस्ट ने। उसके बाद जो बने थे उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी, और काज़मी साहब रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट है। आज जो लोग इजराइल को सेल्फ डिफेंस और ये कह रहे हैं कोई शिकार हो रहा है, यानी ये जो लफंगा है, गुंडा जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो जो कुछ कह रहा है कि हम सभ्यता के लिए, हम इंसानियत के लिए, हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जरा वो ये रिपोर्ट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले जो मैं अब तक समझाऊं इस रिपोर्ट के बारे में, अभी हालांकि तफसीलात आप बताएंगे, लेकिन इससे ये महसूस हो रहा है कि जो मॉडर्न डे टेररिज्म के जितने भी तरीके हैं, आईईडी से लेकर के सब कुछ, वो सारा ज़ायनिस्ट्स ने ही लोगों के सामने रखा है। दुनिया के अंदर आज जो मॉडर्न टेररिज्म जाना जाता है, उसकी हर चीज लिंचिंग से लेकर, मास लिंचिंग से लेकर, गांव जलाने से लेकर, गांव के गांव जलाने। और एक मैं ये आप रिपोर्ट के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 1857 का भी रिसर्चर हूं। 1857 में अंग्रेज हुक्मरानों ने जो भी, जहां पर अगर एक बागी था एक गांव के अंदर, एक इनकलाबी था जिसको वो म्यूटिनियर कहते थे, जिसको वो विद्रोही कहते थे, हाँ, वो पूरे गांव जलाए हैं। दिल्ली से मेरठ तक, काज़मी जी, दिल्ली से मेरठ तक 200 से ज्यादा गांव जला दिए। और गांव इस तरह से जलाए कि जब फसल खड़ी होती थी उस फसल में आग लगा देते थे, और जो लोग भागने की कोशिश करते थे उनको हाँक कर वापिस ले जाते थे। ये पशुओं को नहीं, जानवरों को नहीं, इंसानों को, उनमें से एक को भी बाहर नहीं आने देते थे। वो इन कमीनों ने किया है। और ये जो रपट है, ये 1 अक्टूबर 1948 को मैंने बताया था रिलीज की गई थी, और राल्फ बुश ने की थी। और उनसे पहले के जो कमिश्नर थे यूनाइटेड नेशंस के फलस्तीन के, फोक बर्नान, उनको 17 सितंबर 1948 की हत्या की थी ज़ायनिस्ट ने। और आज जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, वो बिल्कुल इस परंपरा को निभा रहे हैं। उनके कितने लोगों ने जाने गंवाई हैं उसको ईमानदारी से। आज वो बिका नहीं है बंदा, यूनाइटेड नेशंस का वो बंदा बिका नहीं है। अब तो एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफे की मांग कर रहा है इजराइल, और यूनाइटेड नेशन के अफसरान को वीजा नहीं दे रहा कि वो आ सकें। तो ये देखिए, जब अगर कोई मुल्क, इंटरनेशनल मुल्क, तो मैं मजबूरन कह रहा हूं चूंकि यूनाइटेड नेशन ने उसको किया हुआ है, नहीं तो उसे बहुत से दुनिया में लोग उसे मुल्क के तौर पर कबूल ही नहीं करते। बहरहाल, अगर कोई भी एंटिटी यूनाइटेड नेशन के किसी भी कानून को, किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका इतना एहतराम, उसको राइट्स देने की बात फिर की क्यों जाती है? आखिर क्यों है फिर, जब वो कुछ मानता ही नहीं है? जी हाँ जी। और सैकड़ों प्रस्ताव। अच्छा, कल दिल्ली अंग्रेजी के एक बड़े अखबार में ये एक ज़ायनिस्ट पत्रकार है इजराइल का, यशाहाया रोजमन, उसने, कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है फलस्तीन की हिंसा पर, उसमें क्योंकि हमास का नाम नहीं लिया, तो उसने एक बहुत सख्त एडिटोरियल लिखा है। उसने लिखा है कि कांग्रेस क्या सोचती है। कांग्रेस को तो ये भी बताना चाहिए कि हमास जो है वो हिंदुओं के भी खिलाफ है, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। अब इस जाहिल को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है दयानंद सरस्वती की किताब इसने पढ़ी नहीं है, अंबेडकर साहब को इसने पढ़ा नहीं है। दयानंद सरस्वती तो मूर्ति पूजा के कितने खिलाफ है, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये कांग्रेस को घेर रहा है। लेकिन इस बंदे को, ये हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हमारे लोग समझ लें कि उनको सच जानना है।
उनको ये अच्छा, इससे तो एक और कनेक्शन बनता है कि ये जो रोजमैन जिनको आपने बताया है कि यहूदी ज़ायनिस्ट जर्नलिस्ट है, वो एक तरह से भारत का, मोदी सरकार का और ज्यादा साथ मजबूती से लेना चाहता है, ये बात कह करके कि हिंदुओं के खिलाफ है। ये एक तरह से यानी वो कह रहा है कि मूर्ति, वो लोग आइडल वर्शिप को खिलाफ है। इस जाहिल को, गंवार को ये पता नहीं है मोदी जी ने इसको, खैर वो बताएंगे कैसे कि अगर सत्यार्थ प्रकाश अगर आप पढ़ लें तो उसमें कोई इस्लाम, कोई अंबेडकर कोई नहीं आते हैं। अच्छा, वो ये नहीं बताएगा रोजमैन के यहूदी गाय बहुत शौक से खाता है। जी हाँ, गाय बहुत शौक से। ये बात नहीं बताएगा। हाँ, कि हमने गाय छोड़ दी है, वो नहीं बताएगा। हाँ, ये नहीं बताएगा। यानी जो ये बहुत ही और ये भी जो इसका लेख है, ये मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर लिखा गया है, ये जो जिस तरह का है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बाद में याद नहीं रहेगा, कि आज जो इजराइल जो कुछ कर रहा है, वो काज़मी जी इजराइल नहीं है। अमेरिकी सेना वहां पर मौजूद है, उनका बेड़ा, पानी का बेड़ा वहां पर मौजूद है। फ्रांस की सेना मौजूद है, इंग्लैंड की सेना मौजूद है। ये समझ लीजिए आप, ये जो उनका डोम था, सुरक्षा डोम था, जो कवर था, वो तो ढह गया, वो तो धराशायी हो गया। ये सारे के सारे उसको बचाने के लिए लगे हुए। और असल में उनकी दिक्कत क्या है कि उन्होंने जो सारे इजराइल को हथियार दिए थे, वो सारे नाकाम हो गए। तो वो भी समझना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है। तो अब जरा सा मैं इस पर आ जाता हूं, जो मुख्य मैंने आज जिम्मेदारी ली है जनाब, कि नवंबर 6, 1940 को मिडिल ईस्ट के अंदर जो ब्रिटिश का वहां का रिहायशी मंत्री था, और उसका जो कार ड्राइवर था, और उसका जो एडवाइजर था, वो कैरो के अंदर अपने घर के अंदर उनका मर्डर किया गया ज़ायनिस्ट के जरिए। ये मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये कोई शम्सुल इस्लाम या मीडिया स्टार वर्ल्ड ने नहीं बनाई है। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है अक्टूबर 1, 1948 की, और मुझे लग रहा है दोस्तों ने इसको तलाशना चाहिए। और इसमें से सैकड़ों अहम है, मैं 10-12 अहम की बात करूंगा। जनवरी 12, 1946 जूविश टेररिस्ट ने हरदेरा, हैफा के बराबर में हरदेरा में के पास एक ट्रेन को बम से डिरेल किया, और ट्रेन के अंदर से 35,000 पाउंड स्टर्लिंग चुरा कर ले गए। हम काकोरी का कांड जानते हैं, लेकिन हम इसका नहीं जानते हैं कि उन्होंने तो समाजवादी एक प्रेस छापने के, समाजवादी साहित्य के लिए प्रेस छापने के लिए लूटा था। ये जो है, ये फाशिज्म करने के लिए इन्होंने लूटा। उसके बाद जनवरी 1946 जविश टेररिस्ट ने, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जनाब, कि एक पावर स्टेशन उड़ा दिया जेरूशलेम के अंदर, और 2 पुलिस वाले, इंग्लैंड के पुलिस वाले मारे गए। 22 जुलाई 1946 को मैंने पिछली बार भी बात किया था, किंग डेविड होटल जेरूशलेम के अंदर, जो ब्रिटिश मिलिट्री जिनको पैलेस्टाइन चलाने का अधिकार था, वो इस तरह से, वो रूलर थे वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसमें हमला किया। उसमें बम रखे। बम कैसे रखे? सेलर होता है इन सारे होटल्स के अंदर, सेलर जो बेसिकली शराब खाना भी होता है, तो उसके अंदर शराब की बोतलें जाती हैं, तो उसके अंदर इन्होंने सारे बम भेजे, वहां पर डायनामाइट भेजा, और डायनामाइट उसको उन्होंने बाद में उड़ा दिया। और ये सारा जेरूशलेम के अंदर ये पूरा बड़ा 5 सितारा 7 सितारा होटल था। 12/57 को दिन पर ये उड़ा दिया गया। इसके अंदर ये 76 लोग मारे गए, और इसके अंदर मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिश सिपाहियों की थी, अरब सिपाहियों की थी, और कई यहूदी सिपाहियों की भी थी। ठीक है जनाब। उसके बाद काज़मी साहब, लंदन के अंदर 24 जुलाई 24, 1946 को अंग्रेजी सरकार ने एक वाइट पेपर जारी किया, एक वाइट पेपर जिसमें हागना, इरगुन और स्टर्न गैंग को ये कहा कि इन्होंने पूरे फलस्तीन के अंदर बम्बिंग करा रहे हैं। किसने जारी किया? ये सुनक, ये जो जलील और कमीन आदमी है, इसको समझना चाहिए। इसकी सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, हगना, अर्गन और स्टर्न, सुनक साहब, आपको ये दुनिया, इंसानियत कभी माफ नहीं करेगी। उसके बाद सितंबर 8, 1946 को ज़ायनिस्ट ने एक ट्रेन को 50 जगह पर रेलवे लाइन जो थी उसको नुकसान पहुंचाया।
9 सितंबर 1940 को तेल अवीव में 2 ब्रिटिश अफसरों को इन्होंने मारा एक बम फोड़कर। सितंबर 14, 1940 को इन्होंने 3 बैंकों को लूटा तेल अवीव में, जाफना में, जिसमें 3 अरब मारे गए और 36 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। अक्टूबर 31, 1940 रोम के अंदर ब्रिटिश एम्बेसी पर बम फेंका गया। यानी ये सिर्फ इस फिलिस्तीन के अंदर नहीं हो रहा है, रोम के अंदर जो ब्रिटिश एम्बेसी थी उसको डैमेज किया गया। नवंबर 4, 1940 को इटालियन अथॉरिटीज ने एक चिट्ठी रिलीज की ज्यूइश टेररिस्ट ग्रुप को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटेन की एम्बेसी पर बम डाला है। ये इरगुन ने चिट्ठी लिखकर पब्लिकली उसको ओन किया। नवंबर 9 से नवंबर 13 19 लोग, जिसमें 11 ब्रिटिश सोल्जर थे, 8 अरब सोल्जर थे, इनको पैलेस्टाइन के अंदर मारा आतंकवादी कार्रवाई के जरिए, बम फोड़कर, आईडी फोड़कर। दिसंबर 2 से दिसंबर 5 तक 10 लोगों को मारा गया, जिसमें 6 ब्रिटिश थे। 26 दिसंबर 1946 ने 2 डायमंड, असल में इजराइल डायमंड का भी एक बड़ा अड्डा है, जिससे सूरत और भारत के पूंजीपति, गुजराती पूंजीपतियों से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, मोदी जी से बहुत गहरा ताल्लुक है। इन्होंने 2 डायमंड फैक्ट्रीज पर कब्जा किया और जिसमें $10,70,000 का डायमंड लूटे। जनवरी 5, 1947 को 11 इजिप्ट के अंदर 11 ब्रिटिश पुलिस वालों को मारा। उसके बाद ये बहुत सारे हैं। इरगुन जो इनका टेररिस्ट ग्रुप था, मार्च 28, 1947 को इराक पेट्रोलियम कंपनी का मुख्य पाइपलाइन उन्होंने उड़ा दी जी। मार्च 31, 1947 को इन्होंने ब्रिटिश ओन शेल की उड़ा दी जी। आज भी है शेल कंपनी। 22 अप्रैल 1947 को एक ट्रेन जो कैरो से आ रही थी, उसको रेवोत के बाहर बमबारी की गई, जिसमें 5 ब्रिटिश सिपाही मारे गए। 25 अप्रैल 1947 को एक पूरा बमों से भरी हुई गाड़ी इन्होंने पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसा दी, ये सरोना पुलिस स्टेशन कंपाउंड में, और इसके अंदर 5 ब्रिटिश सिपाहियों को मारा। द पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये जो देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में मई 4, 1947 को जो यहूदी नहीं, जो ज़ायनिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका के सारे अखबारों के अंदर एक एडिटोरियल छपवाया और ये कहा कि हमको फिलिस्तीन को आजाद कराने, फिलिस्तीनियों से फिलिस्तीन को बाहर करने के लिए चंदा चाहिए। सारे बड़े अखबारों में एक पेज का जी। और इसको जो है जून 5, 1947 को वाशिंगटन के प्रेसिडेंट ट्रूमन ने यह मांग की कि यह चंदा नहीं दिया जाए। अरे बाइडेन, तुम जैसा कमीन आदमी, ये ट्रूमन का ही तुम पढ़ लेते कि ट्रूमन ने यह कहा कि हम किसी भी फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए किसी ज़ायनिस्ट आतंकवादी के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, हम उस पैसे को नहीं जाने देंगे। और उसके बाद 15 मई, 19 मई, 28 मई और जून 4, 1947 को लगातार ब्रिटिश पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। और जून 4, 1947 को विंस्टन चर्चिल के घर पर एंथोनी एडन, जो एक और बड़ा लीडर था इंग्लैंड का, और अर्नेस्ट बेवन, इनके घर पर ज़ायनिस्ट टेररिस्ट ग्रुप ने बम रखे हुए चिट्ठियां भेजी, जो वहां जाकर फटी, लेकिन ये लोग बच गए। उसके बाद जो एक बहुत भयानक कत्लेआम है, वो कत्लेआम है दर यासीन मैसेकर। अप्रैल 9 सन 1948 को एक गांव के अंदर पूरा गांव जलाया और ये इरगुन और लेही ने 107 फिलिस्तीनियों को मारा, बच्चे औरतों को रेप किया। हमास के लोगों ने कोई रेप नहीं किया है, इन्होंने रेप किया है। ये बिल्कुल आरएसएस के लोगों की तरह से रेप करना, इन्होंने जलाकर मारे हैं लोगों को। उसके बाद जल्दी से जनाब, ये तेल अवीव के अंदर
जून 28, 1947 को जनाब। और मैं बड़े बड़े फिर आपको बता देता हूं, उन्होंने जुलाई 30, 1947 को 2 बड़े ब्रिटिश अफसरों को फलस्तीन में फांसी पर लड़ाया, क्योंकि वो फलस्तीन को बचाने का उन पर इल्जाम लगाया गया। जो बेगुनाह फलस्तीनी थे उनको उजाने का, और इनका नाम था मैरियन पेस एंड जेफोर्ड मार्टिन। अरे सुनक शर्म करो, ये ब्रिटिश पुलिस मिलिट्री के अफसर थे जिनको उन्होंने फांसी पर लटकाया। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आपके पास मुझे यकीन है कि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत से ऐसी कार्रवाइयां हैं जो बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो बीच में एक आध चीज और जरा मैं जिक्र करूं। वो ये कि देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर कभी और सीनियर लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और सीखता रहता हूं मैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने बताया कि देखिए, प्रोपेगेंडे का उसूल यह है कि जैसे ही खबर आए उसके फौरन साथ में प्रोपेगेंडा जोड़ दो, ताकि नैरेटिव वही बना रह जाए, बिल्कुल वही आखिर तक फिर काम करता है जी। ये जो हमास के जुल्म का जिक्र हम आप कर रहे हैं, हम इजराइल के जरिए प्रोपेगेंडे से कहीं मुतासिर तो नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, हमास की जेल से रिहा होकर के आने वाली एक खातून, उसने ये बताया कि हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव था, हमें उसमें टनल्स में रखा गया, जो कुछ वो खा रहे थे वही हम खा रहे थे, हर 3 दिन में डॉक्टर आता था, और जब वो वापस वहां से छूट करके निकली तो उसने हाथ मिलाया हमास के जवान के साथ, और उसने ये भी बताया, उस इजरायली खातून ने, कि हमास के लोगों ने कहा कि हम कुरान के तरीके से हम काम करते हैं और हम किसी कैदी को सताते नहीं हैं। तो ये एक नैरेटिव, मुझे याद है दूसरे दिन ही तीसरे दिन इजराइल ने दुनिया भर के मीडिया को ले जाकर के कुछ ऐसे सीन दिखाए जिससे यह बताया गया कि बहुत ज्यादा आम लोगों पर उन्होंने जुल्म किया है। तो यह बहुत मुमकिन है कि हम भी, आप भी, बहुत से लोग दुनिया में उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो। मैं दिफा नहीं कर रहा हूं हमास का, लेकिन हमास के, जैसे कि आपने भी बताया कि उन्होंने कोई रेप नहीं किया, और जंग में जब उतरता है कोई तो कहीं, अभी दोबारा पैराग्लाइडर के जरिए जो आए हैं उन्होंने इजरायली फौजियों पर गोलियां चलाई हैं। क्या हम लोग प्रोपेगेंडे का तो शिकार नहीं हो गए बीच में? नहीं काजी साहब, मैं एक बात ही बताना चाहता हूं कि हमास ने क्या क्या किया, हम उसका डिफेंस नहीं कर रहे हैं। सही। और हमास वाले इस लड़ाई को मजहब से जोड़ रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। और इसमें कुरान शरीफ को लाना और ये सब लाना वो बिल्कुल गैर जरूरी है। और इस औरत के साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बहुत आलोचना हो रही है, तुमने हाथ क्यों मिलाया, उन्होंने कहा उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा, लेकिन उन्होंने उसके साथ बहुत बदतमीजी की, जो नेचुरल है। देखिए ना, ये हमास जो है कोई क्रांतिकारी और मानवीय मूल्यों से भरे हुए कोई वो नहीं है, वो एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, आजादी की लड़ाई लड़े, और आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है, शायद हम उस सबसे एग्री ना हो, लेकिन अगर एक महाटेररिस्ट से, एक रास्ते से, जिसके साथ अमेरिका है, जिसके साथ भारत है, जिसके साथ फ्रांस है, जिसके साथ जर्मनी है, जिसके साथ अरब शेख शासक भी हैं, उसके मुकाबले में आप क्या करेंगे? हमने इस बहस में नहीं जाना है कि हमास ने अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया है। वो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत सारे कानूनों को तोड़ रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन आप हमास किसके मुकाबले में आप रख रहे हैं? जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप था, उसका हगना नाम था। मई 6, 1948 को उसको इजरायली यहूदी सरकार की आर्मी में बदल दिया गया, जिन्होंने हजारों बलात्कार किए, जिन्होंने हजारों लोगों का मर्डर किया, जिन्होंने सैकड़ों ब्रिटिश पुलिस वालों का मर्डर किया, जिन्होंने दुनिया में जाकर ब्रिटिश एम्बेसीज में बम फोड़े, अमेरिकी एम्बेसीज में बम फोड़े, जिन्होंने होटल उड़ा दिए, वो गुंडों की, जैसे ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बजरंग दल को आप भारत की सेना में बदलते हो। ये करेंगे, मोदी जी करेंगे एक दिन। मैं तो मांग कर रहा हूं कब से कि बजरंग दल को पुलिस के अंदर आप उनको घोषित कर दीजिए, क्योंकि हमें कोई भुलावा ना रहे कि हम एक सेकुलर देश की पुलिस से डील कर रहे हैं, आर्मी से डील कर रहे हैं। आप बजरंग दल को और ये होगा, आप मोदी जी का राज चलेगा, आरएसएस का राज चलेगा तो ये होगा। यानी गुंडे, लफंगे, हथियारी, बलात्कारी,
उनको आपने आर्मी बना दिया। तो इसके मुकाबले में आप जब हमास की बात कर रहे हैं तो हमास के पास तो लेवरेज ही नहीं है वो सब करने का। और मैं काज़मी साहब बिल्कुल साफ करता हूं कि आप इस आजादी की लड़ाई को आज मॉडर्न टाइम में 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ये इस्लाम और हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, वो किया जा सकता था प्री मॉडर्न टाइम में, लेकिन आज करना हमास कर रहा है, उसकी अपनी सोच है, अपनी चीजें हैं, लेकिन ये है कि वो किसके खिलाफ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको एंटोनियो कह रहे हैं वो सवाल उठाना। अच्छा, मैं दो एक चीजें और आपसे समझना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काफी चीजें रखी, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त के जो हालात हैं, जब ये जंग शुरू हुई उससे कुछ दिन पहले और उससे पहले कई बार पिछले एक साल में कम से कम 2, 3, 4 वीडियो मैंने देखी हैं जेरूसलम की, जिसमें जवान ज़ायनिस्ट चर्च के सामने से गुजरते हैं और उस पर थूक करके जाते हैं, मुसलसल। और आपने ये भी बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ, अमेरिकनों के खिलाफ और यूरोपियंस के खिलाफ इन ज़ायनिस्ट ने इतने जुल्म किए हैं, इतना आतंकवाद किया है। आपकी नजर में आज ऐसी कैसी क्या मजबूरी है कि यही हुकूमतें, यही मुल्क जिनके खिलाफ ज़ायनिस्ट जुल्म करते रहे हैं, ये उसके साथ में खड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप इसके लिए तो असल में बहुत दूर नहीं जाना है। एक प्रोफेसर मेहता है, मैं उनका पहला नाम भूल रहा हूं, बहुत इस वक्त यानी कॉन्शियस कीपर है इंडियन डेमोक्रेसी के। उन्होंने लिखा है कि कैसे हमने इजराइल की तमाम चीजें कश्मीर में लागू की, और कश्मीर के जो अंदाज है वो सारे देश में अपना रहे हैं। वी हैव कश्मीराइज्ड होल इंडिया। आज जो सारे नौजवान बंद हैं, हर चीज तरह की बात है। आप इजराइल फलस्तीन के हक में नहीं कर सकते हैं, यानी आप कत्लेआम के खिलाफ आप रैली नहीं कर सकते। जम्मू के अंदर फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। आप कत्लेआम का कंडेम करते हुए आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं भारत के अंदर। तो ये तो कश्मीर की बात है, लेकिन सारे देश में वही हो रहा है। हमारा यूपी में के अंदर तो अगर आप फिलिस्तीन के हक में कुछ भी लिखेंगे, फिलिस्तीनी जनता जो कत्ल हो रही है, अगर आप जो हमास ने जिन लोगों को मारा है उनके हक में भी कुछ लिखेंगे, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये तो हमने क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान से हमारा ज्यादा ताल्लुक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने कश्मीर के अंदर सारा वो लागू किया, और कश्मीर में जो लागू किया उसके बाद हमारे देश के हिंदू जो थोड़ा कूड़ मगज जो हिंदुत्व के शिकार हैं, वो ये सोचते थे कि ये तो मुसलमानों को सीधा किया जा रहा है, लेकिन सारा कश्मीर दस्तक दे रहा है। कश्मीर का अंदाज जो है शासन करने का, देश में दस्तक दे रहा है। कल सारे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल है, और शायद वो नजरियाती भी सवाल है, आइडियोलॉजिकल सवाल है। वो ये कि इजराइल के बारे में 2 नजरियात हैं दुनिया में। एक तो वो है जो ये कहता है कि पूरा इजराइल फिलिस्तीन पर जमीन कब्जा करके बना है, इसलिए इसे पूरी तरह से यहां से हट जाना चाहिए। एक दूसरा नजरिया है कि 1967 वॉर में जो और उसने कब्जा किया था उसको ऑक्युपाइड टेरिटरी कहते हैं, कि इजराइल को चाहिए कि वो इलाका खाली कर दे। तो इन दोनों नजरियों में से आपको कौन सा नजरिया ठीक लगता है? नहीं, मुझे लग रहा है ये तो दोनों नजरियों की बहुत सीमा है। अगर आप जिन्होंने हत्याएं की हैं, गुंडागर्दी की है, फैशिज्म किया है, यूनाइटेड नेशंस अपने प्रस्तावों को भी अगर लागू नहीं करा सकती, तो फिर सारी दुनिया के अंदर आप जो है और अमेरिका को आप अधिकार देंगे कि इंसानियत क्या होती है। अमेरिका का जो होम मिनिस्टर जो बोल रहा है हिंसा हो रही है हमास के दर, वो मेन उसकी सिटी के अंदर 22 लोग मार दिए हैं हथियार, वो कोई हमास के लोगों ने नहीं मारा है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका जड़ है सारी दुनिया में हिंसा का। अमेरिका जड़ है तानाशाही जो राज है सारी दुनिया के अंदर चलाने का। अमेरिका ने आधुनिक युग में जितना हिंसा की है उतना कोई हिंसा नहीं की है किसी ने।
किसी ने हिंसा नहीं की है। ईसाई मुसलमानों के बीच में जो धार्मिक युद्ध हुए उसमें भी इतनी हिंसा नहीं हुई जितनी अमेरिका। अच्छा, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, अरब देशों में हिंसा ने जो अमेरिका ने किया, अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में ईसाइयों के साथ जो किया है, अमेरिका ने अफ्रीका के अंदर जो कुछ किया उसका कोई हिसाब किताब है हमारे पास? मैं तो ये मानता हूं अगर अमेरिका खत्म नहीं होगा, अगर अमेरिका खत्म नहीं होगा तो इजराइल भी रहेगा, मोदी जी का राज भी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा, अरब शेखों की दादागिरी और अमेरिका की दलाली और इजराइल की दलाली भी चलती रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाही इस देश से खत्म करेंगे। मैं सारी रात हंसता रहूंगा इस बात को सुनकर। जी 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 जी। अच्छा, मेरे उस सवाल का जवाब नहीं आया। इजराइल के कौन से नजरिए को आप ठीक समझते हैं? वो पूरा खत्म होना चाहिए फिलिस्तीन पर कब्जा करके, या प्री 67 में वापस चला जाना चाहिए, इजराइल बाकी बचे और वेस्ट बैंक और गाजा और जो उसने और बहुत से इलाके कब्जा किए थे सिर्फ वो वापस कर ले तो भी ठीक है? मैं दोनों से ही सहमत नहीं हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर 29, 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने जो इजराइल बनाने का प्रस्ताव पास किया था, सारी कमजोरियों के बावजूद आप उसको लागू क्यों नहीं कराते हैं जो आपने सबसे पहले तय किया था, और जिसके अंदर 33 देशों ने सहमति प्रकट की थी, 13 खिलाफ रहे थे, जिसमें भारत भी था। मोदी को बताना चाहता हूं मैं, आरएसएस के इन दलालों को, ज़ायनिज्म के दलालों को, आप उसको लागू करिए। सारी बात की कथाएं ये तो एक के बाद एक चला जा रहा है ना। आप उसको लागू कर दीजिए, बाकी सब खत्म करिए। और जो यूरोप से दादागिरी करके यूरोप से जो यहूदी आए हैं उनको वापिस यूरोप अपने देशों में ले। क्यों नहीं हो सकता ये? जब आप इस देश के मुसलमानों को कहते हैं कि वो यहाँ के नहीं है, उनको चले जाना चाहिए, और ये सब आप कहते रहते हैं, तो जो लोग ओरिजिनली फिलिस्तीनी नहीं थे 29 नवंबर 1947 को, उनको सबको बाहर करो। जी जी, ये एक हल आपने बताया, ये बहुत ही नहीं, ये उसके अलावा बाकी हल सब चीजें इजराइल की दादागिरी, ज़ायनिज्म को जीतने का ही करेंगे। जी जी। आपने जो ओरिजिनल फैसला किया था, हमने जो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी ली थी, भारत का प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक एगलिटेरियन संविधान बना के, हमको किसी सनातन धर्म और की जरूरत ही नहीं है। उसको लागू कर दीजिए, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसको लागू कर दीजिए, सारे झगड़े खत्म है। यानी बुनियादी जो शुरुआत थी उस पर रहिए, उस पर लागू कीजिए, चाहे वो इजराइल वाला मामला हो, चाहे भारत की 1947 में आजादी के बाद लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर उस पर हम वापस आ जाएं तो मामला हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इजराइल भी एबेसिनिया में बनेगा, इथियोपिया में बनेगा, वहीं बनना था इसको। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो कुछ इजराइल के ज़ायनिस्ट ने आतंकवाद दुनिया भर में फैलाया है उसकी जो बैकग्राउंड आपने पूरी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के जरिए दी है वो बहुत ही अहम है। सभी को हमें याद रखना चाहिए कि इनकी क्या हकीकत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। जी सलाम जनाब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।